Now come to the point. Very first point of merit of company organization is limited liability. Limited liability means each and every shareholder, each and every member of the company is liable to pay up to the unpaid amount. Means the liability of each and every shareholder is to up to the unpaid amount on their share. Unpaid amount. अनपेड अमाउंट मीन्स जितना अमाउंट उसने पेड नहीं किया है अपने शेयर्स पे, ही इज़ लाइबल टू पे ओनली दैट अमाउंट. ठीक है. सपोज करो कंपनी को 1 करोड़ का लॉस हो गया. क्लियर. और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, सपोज 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, तो जिस शेयर होल्डर्स के जितना अमाउंट अनपेड है, सपोज 10 रुपीज़ का एक शेयर कंपनी ने सेल किया था और 1 लाख पर्सनस को सेल किया था. सो कंपनी कैन कलेक्ट 10 लाख अमाउंट इन टोटल. अगर उस 10 लाख में से उसने कुछ अमाउंट पहले रिकवर कर रखा है तो वो अमाउंट लेस हो जाएगा. सपोज एक मिस्टर ए है, उसके पास 100 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, मीन्स ही इज़ लाइबल टू पे ओनली 1000 रुपीज़ टू द कंपनी. ठीक है. वेदर द अमाउंट इज़ अबव द 1000 और बिलो द 1000 अमाउंट. तो एक पर्सन को सिर्फ उतना ही अमाउंट पे करना है जितना उसने अभी तक अपने शेयर्स पे नहीं किया है. जितने अमाउंट के उसके पास शेयर्स हैं, जितना अमाउंट उन शेयर्स पे वो पे कर चुका है, वो माइनस करके जितनी उसकी पेंडिंग रहेगी, ओनली दैट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है इसमें, और यही इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है. इसीलिए हम इसको मेरिट्स में, बेनिफिट्स में कंक्लूड करते हैं. वेरी नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र, शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी. ईच एंड एवरी पर्सन कैन ट्रांसफ़र देयर शेयर टू एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं तो आप कभी भी परचेज़ कर सकते हो. अगर आपने और परचेज़ करने हैं, सपोज सम सेविंग्स आर देयर, आपके पास कुछ सेविंग्स हैं और आपने कुछ और शेयर परचेज़ करने हैं, उन शेयर्स में अपनी सेविंग को जो है वो इन्वेस्ट करना है, देन यू कैन परचेज़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अदरवाइज इफ़ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस एंड यू वांट टू सेल their share and you want to convert it into money, then you can easily convert it into money. You can sell your shares at stock exchange. You have to go to stock exchange, or to you have to contact with the broker, commission agent, and then you can easily sell your shares. ठीक है. सो ईज़िली एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है, अपने शेयर को परचेज़ कर सकता है, कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सेल कर सकता है अगर उसको इमरजेंसी में अमाउंट की रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट वन इज़ कॉन्टीन्यूटी. द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी, यू कैन से, स्टेबल. ठीक है. उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो अपीयरेंस है, उसकी जो कॉन्टीन्यूटी है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की, वो बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशन से लॉन्ग फॉर्म में रहती है, क्योंकि इस पे किसी भी शेयर होल्डर के आने का, जाने का, डेथ का, रिटायरमेंट का, इंसॉल्वेंट होने का, बैंकरुप्ट होने का कोई इफेक्ट नहीं है. कंपनी सिर्फ और सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होगी और लॉ के ही अकॉर्डिंग जो है वो वाइंड अप होगी. क्लियर. तो कंपनी कभी भी ऐसे नहीं कि एक शेयर होल्डर की डेथ हो गई. सोल ट्रेड में क्या होता है कि सोल ट्रेडर की डेथ हो गई तो वो बिज़नेस अगर उसके जो डॉटर है या सन है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वो बंद ही हो जाता है. पार्टनरशिप में भी यही चीज़ है. अगर रिटायर हो गया पर्सन या डेथ हो गई तो नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी आपको. ठीक है. अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सपोज अगर 2 ही पार्टनर्स हैं, एक की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली ही वाइंड अप हो जाता है वो बिज़नेस. बट इन द फॉर्म ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, means continuity is there, long life is there. Company can be, you can say, formed or started with the help of law, Companies Act 2013, and it will be wind up according to the law only. Clear. So no matter whether shareholder is died or retired or bankrupt or any other mishappening is there. Clear. Next one is scope for growth and expansion, because ह्यूज फंड इज़ देयर, ह्यूज फंड ऑफ कैपिटल इज़ देयर, है ना. क्योंकि जो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में डिवाइड होते हैं, इवन 10 रुपी फॉर 1 शेयर. क्लियर. तो कोई भी इजीली परचेज़ कर सकता है. सो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ह्यूज फंड इनके पास कलेक्ट हो जाता है, एंड दे कैन ईजीली अफोर्ड द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स.
ठीक है, आप ये कभी भी एक्सपर्ट्स को जो है बुला सकते हैं। तो एक तो इनका एफिशिएंट मैनेजमेंट हो पाता है, क्योंकि ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स अपॉइंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स अपॉइंट कर सकते हैं और उनके बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो एफिशिएंट मैनेजमेंट इज़ देयर, क्लियर। एंड सेकेंडली मोर चांसेस फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज़ ऑल्सो देयर। ठीक है, ये कभी भी इनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तो इनको कैपिटल वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई इशू नहीं रहता। फाइनेंशियली कंपनीज जो हैं वो साउंड होती हैं, क्योंकि इसमें किसी एक पर्सन की इन्वॉल्वेंस नहीं होती है, इसमें मोर देन वन पर्सनस जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत से पर्सनस की फाइनेंशियल जो सेविंग्स हैं वो इसमें जो हैं इन्वॉल्व रहती हैं। इसी वजह से इस टाइप के बिज़नेस को हम लार्ज स्केल पे सेटअप कर सकते हैं और इस टाइप के बिज़नेस को हम लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चला सकते हैं, अच्छी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के साथ चला सकते हैं। और क्योंकि ये ह्यूज लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट ऑफ पर यूनिट जो है वो बहुत कम आती है। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चीपर रेट्स पे ये सोसाइटी को प्रोवाइड करवा पाते हैं। तो इसीलिए इस टाइप के जो बिज़नेस होते हैं ना वो बहुत ईजीली ग्रो करते हैं और एक्सपेंड हो जाते हैं। क्लियर? Any problem regarding these 5 points? Any query? Any problem? Good morning, Dipali Goyal. Dipali is Ashley. Okay, come to the next one. Next is limitation. Limitation को ध्यान से करना. This is a very important topic. First one is difficulty in formation. So many new things are there, new names and means new words are there for you, so you have to listen it properly. First one is difficulty in formation. So many paperwork means so many documents you have to prepare to form a company. अगर आप एक कंपनी को बनाने का सोच रहे हो तो सबसे पहले कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है, उसके बाद ही कंपनी सेटअप हो सकती है. फॉर द रजिस्ट्रेशन यू हैव टू प्रिपेयर MOA एंड AOA. What do you mean by MOA? Means Memorandum of Association. This is a major book of a company, and it involves all objectives and all main contents of a company. इसमें कंपनी के Dipali 1 minute, I will explain later. Okay. So difficulty information means जब भी आपको कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है then you have to prepare some legal documents like MOA Memorandum of Association and AOA means Article of Association. क्लियर? आपको ये दोनों मेन बुक्स बनाकर देनी होती हैं. एक पब्लिक कंपनी को दोनों बनानी होती हैं. जो प्राइवेट कंपनी है उसको जो है थोड़ी एग्जाम्पशंस दे देते हैं. तो मीन्स कहने का कि आपको दोनों की ही नॉलेज होना मस्ट है कि दोनों बुक्स में कैसे प्रिपेयर करते हैं. और क्योंकि इसके लिए भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको पैराग्राफ फॉर्म्स में होनी चाहिए, AOA जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए. तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, इनको प्रिपेयर करने के लिए वो सब आपको फॉलो करनी पड़ेंगी. आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन देना होगा. ठीक है, तो बहुत सी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ हैं, पेपर वर्क है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल पर्सन एक मींस 2 to 3 पर्सनस ने अगर कंपनी फॉर्म में बिज़नेस सेटअप करना है तो वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं. So as compared to sole trade, partnership, as compared to joint Hindu family business or cooperative societies, so many paperwork is there regarding to form a company. Next one is lack of secrecy. A company is liable to publish their you can say annual accounts. ठीक है, एनुअल अकाउंट्स और यू कैन से फाइनल अकाउंट्स. एक कंपनी को जो भी उसके फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो कंपल्सरी होता है उसको पब्लिश करवाना. किसमें? न्यूज़पेपर्स में. कौन से न्यूज़पेपर में? जो भी उस एरिया जहाँ पे आपका हेड ऑफिस है आपकी कंपनी का, उस एरिया का जो भी फेमस और रेपुटेड न्यूज़पेपर है जो मोस्टली एरिया को कवर करता है, उस न्यूज़पेपर में हर साल कंपनी को अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिंट करवाना, पब्लिश करवाना मस्ट होता है. So you can say no secrecy is there in this type of business. So many formalities are there, so many papers or secret decisions or secret you can say information are provided to the registrars of the company every year. कंपनी की जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको कंपनी के रजिस्ट्रार को हर स्टेप की इंफॉर्मेशन देना मस्ट है. तो अब वो रजिस्ट्रार के पास वो बातें जाने से कई बार ऐसा होता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़,
कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो सीक्रेट ना रहने की वजह से उसको हम उन चांसेस को हम गवा देते हैं एज अ कंपनी। तो आप कह सकते हो कि सोल ट्रेड में जितनी सीक्रेसी रहती है, 1% कंट्रोल रहता है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी को अपने अकाउंट्स पब्लिश करने से आधी इन्फॉर्मेशन तो वहीं लीक हो जाती है, और सेकेंडली रजिस्ट्रार को सारी चीज़ें सबमिट करवानी पड़ेंगी, है ना। और रजिस्ट्रार के पास भी एक लमसम अमाउंट फ़ी पे करके कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी की डिटेल जो है वो निकलवा सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपके शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड हैं, तो उस कंडीशन में कोई भी पर्सन स्टॉक एक्सचेंज में जाके एक निगलिजिबल अमाउंट ऑफ पे करके ईज़िली उस कंपनी की इंफॉर्मेशन को जो है निकलवा सकता है। वो इसलिए ये प्रोविज़न रखा गया है कि किसी भी पर्सन के साथ फ्रॉड नहीं हो, कि अगर मैंने किसी कंपनी में अगर मान लो अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मुझे उस कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का राइट है। तो इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के चक्कर में कंपनी की काफ़ी सारी सीक्रेसी जो है वो नॉर्मल पर्सनस के पास आ जाती है, पब्लिकली जो है वो लीक हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन इज़ देयर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मीन्स ऑनरशिप एंड यू कैन से मैनेजमेंट बोथ आर सेपरेट। क्लियर। अब ऑनर कौन है? द शेयर होल्डर्स हु आर परचेजिंग शेयर्स। क्लियर। And the means you can say board of directors are the selected members of shareholders, and they appoint a salaried person under means the board of directors. So many general managers are there, departmental managers are there, deputy departmental or assistant managers are there, supervisors are also there, foremans are also there, then normal employees or platform area employees are also there. So all the persons are salaried person। ठीक है। एक अगर आपकी खुद की शॉप है, आपने एज अ ऑनर चलाना है, आपको पता है कि जो प्रॉफिट होगा मेरी पॉकेट में जाएगा। लेकिन अगर एक कंपनी है जहाँ पे ये सैलरीड पर्सन ने कंपनी को चलाना है, उनको पता है कि उनको तो सिर्फ सैलरी ही मिलेगी। क्लियर। तो जो भी प्रॉफिट है वो तो उनके जो शेयर होल्डर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके पास ही जाएगा। तो इन दोनों में फ़र्क रहेगा। मीन्स कहने का कि वो डायरेक्टली मोटिवेट नहीं होंगे जितना कि एक ओनर अपने बिजनेस को चलाने के लिए डायरेक्टली मोटिवेट होता है। सो लैक ऑफ मोटिवेशन इज़ देयर। नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो राइट एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। अ कंपनी इज़ लाइबल टू डिपॉजिट means so many information to government sectors, and you can say if any change is there regarding the government norms, then that type of change is also implemented to each and every company. Regarding company, some amendments are there in law or any other form, so these are also implemented in each and every on each and every company. So you can say excessive control is there. मान लो अब जीएसटी आया है, गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है, तो कंपनीज आर ऑल्सो बाउंड टू सेट टू पे देयर टैक्स इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, है ना। तो जैसे ही गवर्नमेंट कंपनीज के लिए अपने प्रोविजंस में, अपने नॉर्म्स में कुछ भी चेंज करती है, तो वो इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सेकेंडली गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करने के लिए किसी भी कंपनी को बोल सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ किसी भी कंपनी में कभी भी जाके चेकआउट कर सकते हैं उनके अकाउंट्स को। गवर्नमेंट को आपको जो है सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो आपकी जो रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करवाए हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको, कंपनी सेक्टर में भी आपको सबमिट करवाने होते हैं। सो एक्सेसिव यू कैन से कंट्रोल इज़ देयर। आप इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर सकते कंपनीज़ में, आपको गवर्नमेंट के प्रोविजंस को ध्यान में रख के ही सारे स्टेप्स उठाने होते हैं। सो नेक्स्ट इज़ डिले इन डिसीजंस। the shareholders means board of directors are liable to organize one you can say AGM. AGM means annual journal meeting. हर एक कंपनी को एनुअल जर्नल मीटिंग कंडक्ट करना ज़रूरी होता है, हर एक साल में एक बार एटलीस्ट, या फिर एक बार तो देखो मिनिमम है कि वन टाइम आपको कंडक्ट करनी ही पड़ेगी, जिसमें आपको सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाना होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे। सो इट्स कंपल्सरी टू ऑर्गेनाइज वन स्टैट्यूटरी मीटिंग इन अ ईयर इन विच ऑल द शेयर होल्डर्स आर इन्वाइटेड, and if you are taking any type of important decision, then it's also necessary to call all the shareholders in on a particular platform, and on the basis of their voting you can decide that that decision is taken or not taken. क्लियर। अगर आपको कोई भी मेजर
डिसीज़न लेना है तो उस मेजर डिसीज़न को लेने के पहले आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी होगी। वैसे भी हर साल में एक बार मीटिंग बुलाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, सपोज 1 ईयर में 4 और 5 ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, तो आपको 4 और 5 टाइम वो मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी, सारे शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा, वहाँ वोटिंग होंगी और उस वोटिंग के बेस पे ही आप जो है डिसाइड करोगे कि वो डिसीज़न लेना है या नहीं लेना। मैक्सिमम वोट जिस साइड रहेंगे वही डिसीज़न जो है लेना है या नहीं लेना वो चीज़ को डिसाइड करेगा। सो इस कंडीशन में कई बार क्या होता है कि हमें इमरजेंसी में अगर कोई डिसीज़न लेना है तो इस सब प्रोसेस को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो हम डिसीजंस जो हैं वो प्रॉपरली टाइम पे नहीं ले पाते। सो यू कैन राइट मेजर, यू कैन से लिमिटेशन in the field of company organization, delay in decision. Next is oligarchic management. देखो जनरली क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं मीन्स आर दोज मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, है ना, कि जो शेयर होल्डर्स की परमिशन के साथ वोटिंग बेस पे पर्सन्स डिसाइड हुए हैं कंपनी को चलाने के लिए, उनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो कंडीशन होती है वो कुछ और ही होती है। एक्चुअल में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के वो कौन होते हैं, जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं। देखो अगर आप 4 और 5 फ्रेंड्स मिलके कंपनी बनाने का सोचते हो, ठीक है, और आपका पैसा तो क्या लगा, सिर्फ आपने एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिंट करवाया, ठीक है, आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिंट करवाया जिसमें आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी कि हमारे टारगेट्स क्या हैं कंपनी को सेटअप करने के, हम उसको कैसे अचीव करेंगे, ऑल एंड ऑल। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये डिटेल में करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो वहाँ डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। ये मेजर बुक्स होती हैं कंपनीज़ की, तो इसको आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिपॉजिट करवाना होता है रजिस्ट्रार के पास। फिर रजिस्ट्रार इसको वेरीफाई करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स और मोटिव ठीक है कंपनी को सेटअप करने का या नहीं, उसके बेस पे वो रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना ये डिसाइड करता है। तो मेनली क्या होता है कि अगर आपने कंपनी को डिसाइड करने का सोचा है, ठीक है, तो आपके एक्सपेंसेस तो यही लगेंगे इनको प्रिंट करवाने के, फिर कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। अब आपने जो काम करना है वो क्या करोगे, आप शेयर्स प्रिंट करवाओगे, उसको सेल करोगे और लोगों का पैसा लग जाएगा कंपनी में, फिर वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी, है ना। अगर आप प्राइवेट कंपनी कर रहे हो तो सिर्फ आपका जो भी 5 और 10 मेंबर्स हैं आपके फ्रेंड्स हैं, सिर्फ उस कंडीशन में आपका पैसा लगेगा और आपकी कंपनी आपके पैसों के बेस पे जो है वो चलेगी। लेकिन एक्चुअल में कंडीशन क्या होती है कि जिसके पास मैक्सिमम, पब्लिक की बात कर रही हूँ, कि जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं ना, वही कंपनी को रन करते हैं, वही अपने वे से डिसीज़न लेते हैं और सबको बुलाना, AGM कंडक्ट करना, ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटी के फॉर्म में ही रहती हैं। इसीलिए हम इसको ओलिगार्किक मैनेजमेंट बोलते हैं कि वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, दैट टाइप, ठीक है। लॉ के अकॉर्डिंग कुछ और रहता है, लेकिन एक्चुअल में जो कंपनीज़ की फॉर्मेशन है, एक्चुअल में कंपनीज़ की जो रनिंग है वो अलग वे से होती है। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग इन्वेस्टर्स। देखो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले 2 पर्सन्स होते हैं, वेरी फर्स्ट शेयर होल्डर्स एंड सेकेंड वन इज़ डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स क्या होता है, देखो कंपनी जब अपनी कैपिटल और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना चाहती है तो कंपनी शेयर इशू करती है, और जो शेयर होल्डर है मीन्स जो उन शेयर्स को परचेज़ करते हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, और शेयर होल्डर्स आर द ओनर, एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के एक्चुअल ओनर्स होते हैं। अब कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा शेयर होल्डर्स में बंटता है सारे एक्सपेंसेस को करने के बाद। अब जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, यू कैन से दीज आर दी क्रेडिटर्स इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, ठीक है। कंपनी के लिए क्रेडिटर्स की का रोल प्ले करते हैं। जब भी कंपनी को मान लो लोन लेना होता है तो कंपनी के पास अल्टरनेट रहता है कि बैंक से लोन ले लो या डिवेंचर इशू कर दो। अब बैंक से लोन लोगे तो क्या होगा, बैंक अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन देगा, उसका इंटरेस्ट वगैरह का जो रेट है वो अपना रहेगा। लेकिन डिवेंचर होल्डर क्या है, शेयर्स की तरह ही आपको एक डॉक्यूमेंट देना है लोगों को, ठीक है, और उनसे स्मॉल अमाउंट में रुपीज़ कलेक्ट करने हैं। सपोज 10 रुपीज़ का आपने एक डिवेंचर जो है वो इशू किया है तो 1 पर्सन 10 रुपीज़ देगा। सपोज आपने 1 लाख कर दिया तो आपके पास 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट आ जाएगा। अब उसमें और शेयर्स में क्या डिफरेंस है, वैसे आगे के चैप्टर्स में हम ये करेंगे डिटेल में 7th यूनिट में। शेयर और उसमें क्या फ़र्क है, शेयर्स जो होते हैं ना, शेयर होल्डर्स वो ओनर होते हैं, और डिवेंचर होल्डर्स जो हैं लोन प्रोवाइडर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं कंपनी के लिए, क्रेडिटर्स रहते हैं।
कंपनी जो है वो बाउंड होती है एक लमसम टाइम पीरियड्स के बाद उनको उनका पैसा वापस करने के लिए, 5 ईयर्स के बाद, 4 ईयर्स के बाद, 2 ईयर्स के बाद, 1 ईयर के बाद, प्लस उनको स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना होता है एक टाइम पीरियड के बाद, चाहे वो हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है या 1 ईयर के बाद इंटरेस्ट पे करना है, वो इंटरेस्ट का रेट पहले ही बता देते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग इन्वेस्टर्स, ये क्या है कि शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स दोनों अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं अपने पैसे की। शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया हुआ है वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट की फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में कंपनी से वापस मिले, और डिबेंचर होल्डर्स चाहते हैं कि मैक्सिमम जो अमाउंट है वो रिजर्व्स की फॉर्म में कंपनी में ही रहे, सेविंग्स की फॉर्म में कंपनी में ही रहे, ताकि इन फ्यूचर हमें अपना इंटरेस्ट, अगर मान लो कंपनी को किसी साल लॉस भी हो जाता है तो हमें अपना इंटरेस्ट जो है डिबेंचर्स पे वो हमारा सेफ रहे। तो इन दोनों ही पार्टीज़ के अपने अपने मोटिव्स रहते हैं, फाइनेंशियल मोटिव्स रहते हैं, और इसकी वजह से इनमें आपस में डिस्प्यूट्स रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। सो ये कुछ मेजर लिमिटेशंस हैं जो कंपनी फॉर्म में जो है फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने लार्ज स्केल पे बिज़नेस करना है तो ये सब रिस्क तो लेने पड़ेंगे। मींस कहने का कि ये ऐसी लिमिटेशंस हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका जो मेजर बेनिफिट रहेगा वो लार्ज स्केल के बिज़नेस के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आपको उस फॉर्म में मिलेंगे। सो अगर आप अपने बिज़नेस को लार्ज स्केल पे सेटअप करना चाहते हो तो आपके लिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दी बेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ये आपको कंक्लूजन में राइट करना है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग लिमिटेशंस? Okay, then come to the next is types of company. Two types of companies are there. Very first is private company and second one is public company. In simple language we can say that private company means a type of company in which the amount or investment is done by private persons, जिसमें प्राइवेट लोगों का पैसा लगा होता है, इंडिविजुअल पर्सनस का पैसा लगा होता है। सपोज 5 फ्रेंड्स मिलके कंपनी बनाने का सोचते हैं, ठीक है, तो उसमें पैसा अमाउंट किसका लगा होगा, इन्वेस्टमेंट किसकी होगी, 5 पर्सनस की होगी। सो दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज विच आर means in which the amount is invested by private persons or you can say individuals, and these types of business, these types of companies are run by the private or individual persons, so that company is known as private company। ठीक है, ऐसी कंपनीज जिसमें प्राइवेट लोगों का पैसा लगा होता है, जो है इंडिविजुअली पैसा इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को चलाते हैं, जिसमें पब्लिक की इन्वॉल्वेंस नहीं रहती फाइनेंशियली, उन कंपनीज को हम प्राइवेट कंपनीज बोलते हैं। इसके नंबर ऑफ मेंबर्स 2 मिनिमम है एंड मैक्सिमम 200 है। and second feature of this type of company is don't invite public to purchase or subscribe means purchase, clear? So don't invite public to purchase shares or debentures। अभी हमने एक एग्जांपल किया था कि अगर पब्लिक कंपनी है तो क्या होगा कि आपको सिर्फ फॉर्मेशन करनी है, फिर जो कंपनी को चलाने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, दे मीन्स दैट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड बाय इशूइंग शेयर्स टू पब्लिक। तो उसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है, आप पब्लिक को शेयर इशू कर देते हो, जो भी विलिंग है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए वो उन शेयर्स को ख़रीद लेगा, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या होगा, जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को ही मिलके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। सपोज 5 पर्सनस हैं और उन्होंने ये सोचा कि 5 लाख से कम में बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, सो दे आर लाइबल टू इन्वेस्ट 1 लाख बाय ईच और एनी अदर फॉर्म, ठीक है। उनको मिलके ही 5 लाख रुपया कलेक्ट करना होगा। वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते, पब्लिक से डिबेंचर इशू करके उधार नहीं ले सकते। वो बैंक लोन ले सकते हैं और अदर फॉर्म में अमाउंट जो है वो ले सकते हैं, लेकिन वो पब्लिकली शेयर या डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट इज़ दे कांट ट्रांसफ़र देयर शेयर और डिबेंचर्स टू जनरल पब्लिक। अब वो पब्लिक को इनवाइट भी नहीं कर सकते परचेज़ करने के लिए, और अपने शेयर भी, सपोज करो ABCD 4 पर्सनस ने मिलकर प्राइवेट कंपनी बनाई है एंड नाउ ए वांट्स टू लीव दैट कंपनी,
ठीक है, तो उसको अपने शेयर्स बी, सी या डी में से ही किसी को देने होंगे, वो किसी और पर्सन को पब्लिकली अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। क्लियर। नेक्स्ट इज डोंट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब पब्लिक डिपॉजिट्स। देखो शेयर डिवेंचर्स की तरह ही पब्लिक डिपॉजिट इज ऑल्सो अ टाइप टू कलेक्ट फाइनेंस फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, ये पब्लिक की तरफ से एक लोन होता है जो पब्लिक कंपनीज़ को देती है। अब देखो हम बैंकिंग कर रहे हैं तो हम अपना पैसा जो भी सेविंग है बैंक में डाल सकते हैं, ठीक है, या हम ओनर बनना चाहते हैं कंपनीज़ के तो कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हम कंपनीज़ को लोन दे सकते हैं डिवेंचर्स की फॉर्म में। लेकिन वो शेयर में इन्वेस्ट करना या डिवेंचर की फॉर्म में लोन देना वो पब्लिक कंपनीज़ की फॉर्म में ही रहता है। इसके अलावा मान लो हमने जो है पब्लिक ने कंपनीज़ में पैसा डिपॉजिट करवाना है, जैसे हम बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं ना थोड़े टाइम पीरियड के लिए एफडी की फॉर्म में और बाकी फॉर्म में, ऐसे ही हम कंपनी में भी अपना अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो उसमें क्या बेनिफिट है कि आपको बैंक से मैक्सिमम रेट पे मीन्स एज़ कम्पेयर टू बैंक आपको मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वहाँ से ऑब्टेन्ड होगा। तो ये एक अट्रैक्शन है लोगों के लिए कि लोग अपना पैसा जो है वो कंपनीज़ को दे देते हैं, थोड़े टाइम पीरियड के लिए वहाँ डिपॉजिट करवा देते हैं, तो उसको हम पब्लिक डिपॉजिट्स कहते हैं। कंपनीज़ के पास वो पैसा पब्लिक का है और पब्लिक ने डिपॉजिट करवाया हुआ है हमें एक लमसम टाइम पीरियड के लिए, एंड कंपनी इज़ लायबल टू पे रेट ऑफ इंटरेस्ट टू दैट पब्लिक। ठीक है, तो ये पब्लिक डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज़ ही एक्सेप्ट कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख। पेड अप कैपिटल कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक इशूड कैपिटल होती है जितने की कंपनी ने इशू की कैपिटल। सपोज कंपनी को 1 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट थी तो कंपनी ने 10,000 शेयर जो थे वो 10-10 रुपये वाले। देखो दीपाली आपका जो क्वेश्चन था ना वो 10,000 इंटू 10 वाला 1,000 इंटू 10 वाला वो यहीं से ही क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट। क्लियर। अब मान लो कंपनी को जो है रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, कंपनी ने क्या किया 10,000 शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, और 10 रुपये का एक शेयर है तो 10 रुपये जो है वो फेस वैल्यू है पर शेयर। ठीक है, तो क्या होगा 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर 10 रुपीज़ का है, इट मीन्स कंपनी कैन कलेक्ट अमाउंट 1 लाख। 10,000 इंटू 10। क्लियर दीपाली। ठीक है, ये 10-10 रुपये वाले 10,000 शेयर्स को प्रिंट करवाएगी। एक पेपर की एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये होगी। ठीक है, और वो 10,000 जो है वो यस एशली ओके 10,000 जो है वो शेयर वो प्रिंट करवाएगी और एक शेयर की एक पेपर की वैल्यू ₹10 रहेगी। तो टोटल अगर वो 10,000 शेयर सेल होते हैं तो कंपनी कैन कलेक्ट अमाउंट 1 लाख फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, ये चीज़ होती है, ये पब्लिक से सिर्फ पब्लिक कंपनी कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल कि कंपनी ने इतनी कैपिटल इशू की, लोगों को परचेज़ करने के लिए इतनी कैपिटल दी। ठीक है, अब ये जो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी इसको इकट्ठा एक ही बार में 10 रुपीज़ मंगवा लेगी। कई बार वो और इजी करने के लिए पेड को और इजी करने के लिए कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व हो सकें, वो इसको भी डिवाइड कर देती है कि जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म भेजा तो यू आर लाइबल टू पे ओनली ₹2 पर शेयर। if we are allotting shares to you then you have to pay ₹2 per share. If after 25 to 30 days we will make first call to you and then you have to pay ₹2 per share, and in the next means suppose second call you have to pay ₹2, then final call is also there, then you have to pay ₹2. So in this form ₹10 will be collected by a company. कंपनी जो है, क्योंकि देखो मान लो मुझे 1,000 शेयर खरीदने होंगे कंपनी के, तो मुझे ऑन द स्पॉट अगर ये फीचर कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाएगी तो मुझे 1,000 शेयर परचेज़ करने हैं तो मुझे ऑन द स्पॉट 10,000 की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास 10,000 होंगे, है ना। तो हर कैटेगरी के जो लोग हैं मीन्स इवन पुअर कम्युनिटी के जो पर्सन है वो इन्वेस्ट
नहीं कर पाएंगे कंपनी में, तो कंपनी अपने मैक्सिमम जो पर्सनस हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए इस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तब 2 रुपीज़ पर शेयर दे दो। इट मीन्स अगर मुझे जो है 1000 परचेज़ करने हैं, देन ऑन द स्पॉट आई एम लाइबल टू पे ओनली 2000। ठीक है, जब मेरे पास कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट आ जाएगा, शेयर आ जाएगा, देन आई हैव टू पे अगेन 2000। क्लियर। फिर इनकी कॉल्स होती हैं, कॉल्स का जो टाइम पीरियड है ना, गैप जो है वो 25 डेज़ का रहता है मिनिमम। तो 25 डेज़ का टाइम पीरियड आपको मिल जाता है मतलब अपने पैसों को अरेंज करने के लिए। सो फर्स्ट कॉल अगर आप करोगे देन यू हैव टू पे, कंपनी अगर फर्स्ट कॉल मंगवाती है देन यू हैव टू पे ₹2000। आफ्टर 25 डेज देन अगेन यू हैव टू पे 2000, देन अगेन आफ्टर 25 डेज यू आर लाइबल टू पे 2000। तो इनको बोलते हैं पेड कैपिटल, जितनी पब्लिक ने पे की। सपोज अभी तक हमने इतना अमाउंट ही पे किया है, कंपनी ने अभी हमसे ये मांगा ही नहीं। सो आई हैव पेड ₹6 on per share. So suppose I am having 1000 share, so on 1000 share I have paid only ₹6000. That is the paid capital, that is known as paid capital. So minimum paid up capital of a company should be 1 lakh. ठीक है, कंपनी के पास ऐसी पेड कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपीज़ की मिनिमम होनी चाहिए। और कंपनी को अपने नेम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है वो राइट करना मस्ट होता है। ये एक प्राइवेट कंपनी की डिटेल है, उसकी इंफॉर्मेशन है। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग रहता है ना तो कंपनी प्राइवेट कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी या वैलिड फॉर्म में काम नहीं कर पाएगी। सो मैनी नेम्स आर गिवन टू यू इन योर बुक रिगार्डिंग द पब्लिक प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक कंपनीज। सो पार्ले कंपनी प्रोडक्ट्स, पार्ले प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड इज ऑल्सो अ type of public company. Your book VK Publications Global Private Limited, this is also a private company. So these types of companies are liable to continue their business according to the provision of Companies Act 2013. Now next is public company. Public company means that type of company in which investment is made by private person as well as गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी है उसमें जो पैसे की इन्वेस्टमेंट है वो लोगों की भी रहेगी प्लस गवर्नमेंट की भी रहेगी। मींस मोर देन ½ % ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ मेड बाय यू कैन से गवर्नमेंट सेक्टर्स। ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके मोर देन ½ % इन्वेस्ट कर दें, चाहे अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे, चाहे अकेला स्टेट गवर्नमेंट कर दे, लोकल गवर्नमेंट की इसमें इन्वॉल्वेंस नहीं रहती है। सो अ कंपनी, it refers to a company whose shares can be freely bought or sold by the members to members of the general public. मीन्स कि एक ऐसी कंपनी जिसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की रहेगी और जिसके शेयर्स को आप फ्रीली परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो जनरली किसी भी पर्सन को, जनरल पब्लिक को। सो दैट टाइप ऑफ कंपनी इज़ पब्लिक कंपनी। मिनिमम मेंबर 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट इज़ देयर। जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने इशू किए हैं पब्लिक कंपनी ने उतने ही मेंबर्स हो सकते हैं, तो मेंबर्स के मैक्सिमम होने की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट फीचर इज़ दे कैन इनवाइट पब्लिक टू परचेज शेयर्स एंड डिवेंचर्स। मीन्स ये पब्लिकली अपने शेयर्स और डिवेंचर्स को जो है वो इशू कर सकती है, पब्लिक को इशू कर सकती है। ये अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। मींस एक पर्सन को अगर नहीं ज़रूरत, पैसा चाहिए, तो दूसरे पर्सन को वो इजीली किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है। इन द सेम फॉर्म पब्लिक कैन सब्सक्राइब पब्लिक डिपॉजिट। मीन्स दिस टाइप्स ऑफ कंपनीज कैन सब्सक्राइब पब्लिक डिपॉजिट्स। कोई भी जनरल पब्लिक का जो पर्सन है वो अपने डिपॉजिट्स इस टाइप की कंपनीज़ के पास रख सकता है। और इनकी जो पेड अप कैपिटल होती है ना, मिनिमम वो 5 लाख होना मस्ट है। जैसे अभी हमने पेड अप का कॉन्सेप्ट किया है, सो पब्लिक कंपनीज़ के लिए वो 5 लाख मिनिमम होना मस्ट है। एंड पब्लिक कंपनी इज़ लाइबल टू राइट LTD डॉट। मीन्स लिमिटेड वर्ड इज़ कंपल्सरी टू राइट आफ्टर द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनीज़ के एग्जांपल भी आपकी बुक में काफ़ी दिए हुए हैं। यू हैव टू लर्न the name of that companies, you have to read properly. These are maybe Axis Bank, DLF, MRF, Infosys, Reliance companies are also there. You can say LIC housing is also there, ITC is also there. ठीक है, बहुत सारे HDFC बैंक्स हैं, ये प्राइवेट पब्लिक कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर में। ओके, एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक?
Okay, come to the next in the most important topic is one person's company, OPC। वन पर्सन कंपनी, देखो पहले ऐसी कोई कंपनी नहीं होती थी जो एक पर्सन सेटअप कर सके, ठीक है। लेकिन आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज बिल 2012, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज बिल 2012, नाउ वन पर्सन कैन ऑल्सो फॉर्म देयर ओन कंपनी। एक पर्सन अपनी इंडिविजुअल कंपनी बना सकता है। अब ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स आ गई, ऐसी क्या नीड्स अराइज हो गई जिससे कि ये प्रोविज़न जो था वो गवर्नमेंट को करना पड़ा कि एक पर्सन भी अपनी कंपनी बना सकता है। कुछ ऐसी कॉजेज़ तो रहे होंगे, कुछ ऐसी नीड्स अराइज हुई होंगी, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स रही होंगी कि कंपनी वन कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट को इंक्लूड करना पड़ा होगा। तो वो कुछ कॉजेज़ आपको मेंशन किए हुए हैं आपकी बुक में। सबसे पहले वन पर्सन कंपनी होती क्या है? इट रेफर्स टू दैट कंपनी इन विच ओनली वन पर्सन इज़ देयर, वन पर्सन इज़ अ मेंबर एंड he is liable to perform all the duties, all the responsibilities, and he is performing and he is receiving, you can say, all profits in that company and enjoying limited liability also। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो खुद एक कंपनी को चलाएगा, अकेला पर्सन होगा, ठीक है, और वो खुद उस कंपनी को चलाएगा और वो गाइडेंस ले सकता है, अपने अंडर एम्प्लॉयड पर्सनस को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो उसका प्रॉफिट रहेगा वो उसी की पॉकेट में जाएगा। वो अपना नॉमिनी सेटअप कर सकता है। लेकिन सबसे पहला ये कि इस टाइप की कंपनीज़ को सेटअप करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़े, कॉजेज़ क्या हैं इसके, क्यों कंपनी को वन पर्सन की फॉर्म में सेटअप करने का आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ा। सो वेरी फर्स्ट कॉज इज़ मेकिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड। सो इसका क्या मीन्स है? देखो, आप सपोज़ करो कि आप एक सोल ट्रेडर के फॉर्म में अपना बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, और आपकी शॉप है कहीं पे और आपको जो है उसको एक्सपेंड करना है, अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, उसके लिए लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपने एक लोन एप्लीकेशन एक बैंक में लगा दी, ठीक है, किसी भी बैंक में लगा सकते हो आप, किसी भी स्टेट के बैंक में लगा सकते हो, इवन आप जहाँ पे अपना बिज़नेस कर रहे हो उसके अदर देन जो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए। तो जो बैंक है या फिर आप किसी और पर्सन से, किसी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो या किसी लैंडर से, एक पर्सन से लोन लेते हो, तो वो आप पे और आपके बिज़नेस पे क्यों बिलीव करेगा कि आपका बिज़नेस जो है वाकई प्रॉफिट में चल रहा है एंड यू आर एबल टू रीपे दैट अमाउंट विच यू आर बोरोइंग एज अ लोन, है ना। तो उसको बिलीव कैसे होगा कि आप उस अमाउंट को पे कर दोगे, आप इंटरेस्ट टाइमली पे कर दोगे, आप प्रिंसिपल अमाउंट रिफ़ंड कर दोगे। तो मीन्स कहने का कि जो सोल ट्रेडर हैं, जब उनको फाइनेंशियली अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल करनी होती हैं, तो उनको ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करनी पड़ती है। मीन्स बाहर के पर्सन उनके बिज़नेस पे उसकी जो नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ हैं या उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस हैं या उस पर्सन की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है उस बिज़नेस को करने की, उस पे बिलीव नहीं करते, ठीक है। तो ये कुछ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की वजह से होता है। मीन्स उनको विश्वास नहीं होता कि ये जो पर्सन बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि उसके बिज़नेस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसके बिज़नेस के एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं है, उसका बिज़नेस कहीं भी लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर एक पर्सन अब अपना बिज़नेस करना चाहता है तो वो इजीली अपनी कंपनी सेटअप कर सकता है। कंपनी में क्या होगा कि जो भी बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या इंडिविजुअल लैंडर्स हैं, वो ट्रस्ट कर सकते हैं उस पर्सन पे, उसके बिज़नेस पे, बिकॉज दैट बिज़नेस एंटाइटी इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो क्योंकि उसका बिज़नेस रजिस्टर्ड होगा, गवर्नमेंट के पास उसकी बिज़नेस की डिटेल होंगी, उस पर्सन की डिटेल होंगी, तो वो पर्सन जल्दी से फ्रॉड नहीं कर पाएगा। उसके पैसे जो हैं, लैंडर्स के जो पैसे हैं, वो ईज़िली वो कोर्ट में जाके अपना जो है वापस करने के लिए डिमांड कर सकते हैं उस पर्सन की। तो ये एक बेनिफिट रहा, मतलब एक रीज़न रहा है वन पर्सन कंपनी को सेटअप करने का, जिसको हम बोलते हैं कि मेकिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड।
क्लियर। तो जो सेक्टर सोल ट्रेड फॉर्म में या पार्टनरशिप फॉर्म में अनऑर्गेनाइज्ड था, ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, उसकी पहचान नहीं थी, वो अब ऑर्गेनाइज्ड बन जाता है अगर 1 पर्सन कंपनी सेटअप हो जाती है तो। नेक्स्ट वन इज स्टॉपिंग फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन्स। लोग पहले क्या करते थे, देखो जो प्राइवेट कंपनी है उसको सेटअप करने के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू टू मेंबर्स, मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो पहले लोग क्या करते थे कि नहीं, मैं तो किसी सेकंड पर्सन को नहीं ज्वाइन करवा सकता, या मेरे पास सेकंड पर्सन नहीं है, या कोई और विलिंग नहीं है मेरे बिजनेस में, तो वो क्या करते थे कि एक खुद हो गया, एक वाइफ को रख लिया। ठीक है, दोनों मेंबर्स स्टार्ट करवा दिए, कंपनी ऑर्गेनाइज्ड हो गई, कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, बिकॉज बोथ आर सेपरेट एंटाइटीज़, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता था कि हस्बैंड ही सारी फॉर्मेलिटीज़ करता था, उसने सिर्फ नाम शो करने के लिए वाइफ को दिखा रखा था। तो इस टाइप के जो रॉन्ग मीन्स थे प्राइवेट कंपनी को सेटअप करने के, फॉर्मुलेट करने के, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए 1 पर्सन कंपनी जो है वो सेटअप, 1 पर्सन कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेटअप किया गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एक्ट 2012। क्लियर? एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉजेज? नेक्स्ट इज फीचर। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो आपको सिर्फ 1 पर्सन कंपनीज में मिलेंगी। सो वेरी फर्स्ट इज ओनली 1 पर्सन इज रिक्वायर्ड, नो नीड टू मीन्स to show 2 persons regarding to form a private company. Only 1 person can also or easily set up their own private company and he or she will enjoy all the benefits of प्राइवेट कंपनी। एक पर्सन अपनी कंपनी सेटअप कर सकता है और वो सारे वो बेनिफिट्स ले सकता है जो प्राइवेट कंपनीज के होते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेटस इक्वल टू द प्राइवेट कंपनी, उसको सारे वही फ़ायदे, सारे वही बेनिफिट्स मिलेंगे, उसका स्टेटस भी वैसे ही रहेगा जैसे एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी का रहता है। नेक्स्ट वन इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंपनी। सो आपने एक फीचर किया है कंपनी का, दैट इज़ परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर किया है। तो मीन्स कंपनी के एग्जिस्टेंस पे उसके मेंबर्स के डेथ का, रिटायरमेंट का, बैंकरप्सी का, जो है इंसॉल्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता, कंपनी कंटिन्यू रहती है। लेकिन अब 1 पर्सन कंपनी में वो कैसे कंटिन्यू रहेगी? तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी। जब आप मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाओगे या AOA बनाओगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो मेजर बुक्स रहती हैं कंपनीज़ की, देन इन दैट टाइप ऑफ बुक यू हैव टू मेंशन योर नॉमिनी। आपको एक पर्सन नॉमिनेट करना पड़ेगा, एक पर्सन विद एड्रेस एंड ऑल individual detail you have to mention in that particular book and that person is liable to continue the business after you। ठीक है, वो कंपनी आपके बाद चलाने के लिए लाइबल है। सपोज जो मेन पर्सन है जिसके नेम से कंपनी रजिस्टर्ड थी, उसकी डेथ हो जाती है या वो किसी भी फॉर्म में एबल नहीं है उस कंपनी को कंटिन्यू करने के लिए, देन द नॉमिनी पर्सन इज हैज़ राइट टू कंटिन्यू द बिजनेस, मीन्स दैट नॉमिनी इज़ बिकम द मेन पर्सन इन दैट केस। ठीक है, उस कंडीशन में वो नॉमिनी मेन पर्सन बन जाता है और वो सारी जो राइट्स मेन पर्सन के पास जो थे वो ऑटोमेटिकली नॉमिनी के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं अगर वो पर्सन अनफिट है तो। So you have to write the name of your nominee if you are establishing a OPC. नेक्स्ट वन इज़ जॉइंट होल्डर। देखो, अब अगर एक पर्सन कहता है कि नहीं बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं और स्टार्ट भी OPC ही करनी है, तो उन 2 पर्सन को ज्वाइन करके मीन्स उनकी कंट्रीब्यूशन को हम इंडिविजुअल मान के जो है बिजनेस रन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट होल्डर। जॉइंट होल्डर मीन्स एक पर्सन ही ओनर रहेगा, सारे शेयर्स उसी के ही रहेंगे, बट अगर 2 पर्सन्स की विश है तो वो उन जॉइंटली वो एक पर्सन की तरह काम कर सकते हैं।
ठीक है, सारे के सारे शेयर ज्वाइंटली जो हैं वो अपने पास रख सकते हैं, इसको हम ज्वाइंट होल्डर बोलते हैं। एंड दे ऑल्सो इंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटीज़ फीचर, मीन्स उस वन पर्सन की लाइबिलिटी भी जितना उसका अनपेड अमाउंट है, जितने शेयर्स उसने परचेज किए हुए हैं उसके अनपेड अमाउंट तक ही रहेगी। मान लो उसने 1 लाख रुपए से कंपनी जो है वो स्टार्ट की थी और 1 लाख रुपए को उसने लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स क्या रहेगा, सपोज अब एक पर्सन ने 1 लाख रुपए से लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कि सपोज एक पर्सन ने 1 लाख रुपए से अपनी कंपनी स्टार्ट की है, ठीक है, और उसने 10,000 शेयर पब्लिश करवाए और 10 रुपी पर शेयर है, और वो सारे के सारे शेयर ऑब्वियसली क्योंकि एक ही पर्सन है तो उसके नेम से ही रहेंगे। सो ही इज़ द परचेजर ऑफ 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, मीन्स ही इज़ इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन देयर ओन कंपनी। अब सपोज कंपनी को 3 लाख और 4 लाख का लॉस हो जाता है, इन दैट कंडीशन दैट पर्सन इज लाइबल टू पे ओनली 1 लाख। ठीक है, तो उसको लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा जो कि उसको सोल ट्रेड में या पार्टनरशिप में नहीं मिलता। Next one is special words with the name of with the name means you have to mention OPC word, means one person company after the name of your company. If you are establishing a one person company, then after the name of your company you have to write down OPC. Next is number of directors. Minimum one director is there, means the owner is the director. He is liable to perform all the activities, all the managerial as well as non-managerial activity. But in case of emergency, if he required some helps of expert, some kind of help of expert, then he can means appoint maximum 15 directors. अगर उसको लगता है कि एक से business hold नहीं हो रहा, एक्सपर्ट्स की जो है वो राय चाहिए, उनके ओपिनियंस चाहिए, तो उस कंडीशन में वो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स तक को अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मल कंपनीज में आपको एजीएम कंडक्ट करना होता है, अभी हमने जो किया था कि एक स्टैटरी मीटिंग मस्ट होती है 1 ईयर में, और जो भी मेन डिसीजन आपने लेने हैं आप उन कंपनीज के रिगार्डिंग उस मीटिंग में ही लेते हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वन पर्सन ही है, देन देयर इज नो नीड टू कॉल एनी टाइप ऑफ मीटिंग। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि जो एनुअल जर्नल मीटिंग है उसमें आपको एक मिनट बुक मेंटेन करनी पड़ती है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं उस मीटिंग के, पहले तो उस मीटिंग का पर्पस क्या था, फिर जो भी डिसीजन लिए गए हैं ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट डाउन इन दैट पर्टिकुलर मिनट बुक। ठीक है, और फिर उस पर सभी के सिग्नेचर होते हैं मेंबर्स के। बट ओपीसी जो है उसको एनुअल जर्नल मीटिंग कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनको जो है कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो मैंडेटरी होता है मीटिंग कंडक्ट करना बाकी कंपनीज के लिए, उसकी भी कंपल्शन नहीं है। नेक्स्ट वन इज perpetual succession. So nominee, one nominated person is there and he is appointed as a main person after the death of the main person. ठीक है, तो ये पर्सन ही आपका मेन पर्सन में आ जाएगा। जब मेन पर्सन की डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये कंपनी की कॉन्टिन्यूटी के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे कंपनी जो है वो कंटिन्यू कर पाएगी। Next one is separate legal entity. This type of companies also purchase the assets and properties with their own name. ठीक है, अपने नेम से कुछ भी परचेज कर सकती है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, थर्ड पार्टी भी इस कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, लाइबिलिटीज अराइज कर सकती हैं। So this feature is quite similar to the private or public company. Next one is commission. कैसे बनेगी ये कंपनी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू decide the name of your company, then you have to decide one nominee, you have to prepare your memorandum of association and article of association regarding that company, then you have to fix OPC word after the name of your company, and you have to submit your MOA and AOA to registrar. After then you can obtain the registration certificate, and after receiving registration certificate you can easily continue your company as a OPC. ठीक है, ये कुछ एक फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। पहले नाम डिसाइड करो, फिर नॉमिनी डिसाइड करो, फिर अपनी बुक्स सेटअप करो, फिर अपने नेम के साथ ओपीसी वर्ड लगाओ, और फिर जो भी रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर किए हैं सेकंड स्टेप में वो रजिस्ट्रार को वेरिफिकेशन के लिए सेंड करो उसकी कॉपीज़। फिर वो वेरीफाई करेगा कि ठीक है या नहीं, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भी देना है फिल करके रजिस्ट्रार को, और उसके बाद आफ्टर वेरिफिकेशन दैट पर्सन मीन्स द रजिस्ट्रार विल प्रोवाइड यू वन सर्टिफिकेट ऑफ
certificate regarding to commence your business. After then you can commence your company as a OPC. Clear? So any problem regarding these topics? Okay, next one is benefits and limitations of the company OPC. सारी वही benefits हैं जो नॉर्मल कंपनीज के होते हैं. एक तो इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, ओनली वन पर्सन मीन्स द पर्सन हु इज होल्डिंग दैट टाइप ऑफ company is liable to pay unpaid amount on their share. Next one is good alternative of sole proprietorship business. मीन्स वहाँ रिस्क रहेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, तो वहाँ पे भी एक पर्सन ने काम करना है, सारे प्रॉफिट एक पर्सन के पास ही जाएंगे. सो सेम फीचर इज देयर इन ओपीसी विद द बेनिफिट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, है ना. नेक्स्ट वन इज सोल शेयर होल्डर, मीन्स दैट पर्सन रिसीव ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. सो नो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज देयर, मीन्स कि आपको किसी के साथ अपने कंपनी के प्रॉफिट्स को शेयर नहीं करना. Sole director is there, only one person is liable to conduct all types of activities. More logical you can say. Logical means कि जो भी drawbacks थे sole proprietorship के, they all are removed now in this form of company organization. तो प्राइवेट कंपनी का बेनिफिट आप ले सकते हो सिर्फ एक पर्सन अपनी कंपनी सेटअप करके. नेक्स्ट इज एंट्री इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, मीन्स आप जब वन पर्सन कंपनी बनाते हो देन दैट टाइप ऑफ कंपनी is registered under OPC, and now that company has their own existence. ठीक है, अपनी आइडेंटिफिकेशन है उसकी, गवर्नमेंट उसकी उस कंपनी को जानती है, अदर पर्सन उसको जान, रजिस्ट्रार के पास वो रजिस्टर्ड है, तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाती है और उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज लिमिटेशन. वही लिमिटेशंस रहेंगी जो कंपनीज की रहती है नॉर्मली. मोर पेपर वर्क और मोर फॉर्मेलिटी इज देयर रिगार्डिंग टू फॉर्मुलेट अ कंपनी. Next you can say shortage of resources, because only one person is there and that person is able to invest all types of money by their own way. ठीक है, तो वही limitations आ जाएंगी capital की, funding की. Next you can say unbalanced decision, because only one person is there and he is able to maintain each and every type of managerial as well as non-managerial activity, and maybe one person is not sufficient to perform all types of activities, है ना. एक person में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी कैपेबिलिटीज जो क्वालिटीज़ हैं वो हों कि वो सारे फील्ड्स में एक्सपर्ट हो. तो कहीं अनबैलेंस डिसीजन रहेंगे, कुछ डिसीजंस में वो प्रॉपरली जो है उसको गाइड करने वाला पर्सन नहीं होगा, तो प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाएगा. नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज डिफरेंस. ये आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है. मोस्टली हमने कर लिया है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना होगा प्राइवेट कंपनीज को, पब्लिक के लिए ओनली लिमिटेड वर्ड इज देयर. देन यू कैन डिस्क्राइब डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स 2 to 200 in a private company, 7 and no limit in public company. You can also write. Or number of directors is also a major difference, means only 2 directors are there in a private company, but in a public company you have to set up or you have to appoint 3 directors. Clear? So public company can issue their shares to general public, but private company can't. In the same form, a public company can freely transfer their shares to general public, means one person can easily transfer their share to anyone, but in private company then no freedom is there. Okay, so in this form of prospectus, when prospectus is there, जैसे आपके कॉलेज के एडमिशन्स होंगे तो आपको एक प्रोस्पेक्टस बुक मिलती है. प्रोस्पेक्टस बुक में क्या होता है, each and everything is mentioned about that particular college, each and everything is mentioned in that particular prospectus. उस मीन्स उस कॉलेज की सारी डिटेल उस प्रोस्पेक्टस में राइट होती है, और एट द एंड ऑफ द बुक यू कैन गेट वन एप्लीकेशन फॉर्म. सो वही चीज़ कंपनीज के लिए भी रहती है. कंपनी को जब भी अपने शेयर पब्लिश करने होते हैं ना, इशू करने होते हैं, परचेज करने के लिए पब्लिक को देने होते हैं, देन कंपनीज आर लाइबल टू इशू प्रोस्पेक्ट्स. तो कंपनी पहले प्रोस्पेक्ट्स इशू करती है, उसमें सारी डिटेल देती है, ठीक
ठीक है। फिर उसके एंड में जो है एप्लीकेशन फॉर्म होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा प्रोस्पेक्ट्स इशू करना ज़रूरी नहीं है, पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी है। वो क्या करती है, प्राइवेट कंपनी सिर्फ एक प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाएगी जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो वो सिर्फ एक प्रिंट करवा के रजिस्ट्रार को सबमिट करवाना होता है उसको विद इन 30 days ऑफ द इशू ऑफ दैट टाइप ऑफ शेयर्स। जो शेयर वो इशू कर रही है उसको इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर उसको जो है रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी होती है एक प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवा के, ठीक है। बाकी वो सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है वो इशू कर सकती है, उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी नहीं है प्राइवेट कंपनी को, लेकिन एक पब्लिक कंपनी को ज़रूर करना होता है। ऐसे ही जो एजीएम है या मीन स्टैट्यूटरी मीटिंग है वो पब्लिक कंपनी के लिए कंपल्शन में है कॉल करना, प्राइवेट कंपनी के लिए कंपल्सरी नहीं है ना। So next you can also write the paid up capitals difference minimum 1 lakh rupee in the form of private company, minimum 5 lakh in the case of public company. Next you can also write index of member, index of members होते हैं डिटेल ऑफ मेंबर्स, एक लिस्ट जिसको हम कहते हैं ना कि जैसे आपकी क्लास स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाते हैं, ऐसे ही कंपनीज की फॉर्म में आपको मेंबर्स का इंडेक्स बनाना होता है कि आपके कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कौन किस किस पोस्ट पे है, क्या काम कर रहा है, कितनी सैलरी है, कितने ऑनर्स हैं आपके, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन दैट टाइप ऑफ इंडेक्स। तो ये इंडेक्स प्राइवेट कंपनी के लिए कंपल्शन में नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के जैसे ही मेंबर्स 50 से मोर देन हो जाते हैं ना तो उनको प्रिपेयर करना ज़रूरी हो जाता है, नेसेसरी। In case of a private company, one person, one director is facing some financial crisis, then it's not compulsory to provide a lump sum amounts loan before the means approval of सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी तभी आप उसको लोन दोगे। आप बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के उस डायरेक्टर को जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसको फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, उसको लोन दे सकते हो। लेकिन पब्लिक कंपनी को की कंडीशन में क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा लगा होता है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर इंफॉर्मेशन लेना, प्रायर जो है उनको एग्री करवाना ज़रूरी है, उनसे अप्रूवल लेना ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंस हैं। आगे जो चैप्टर आप करोगे फॉर्मेशन, तो उसके बेस पे आप और डिफरेंस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट कर सकते हो। तो ये चैप्टर जो कंपनी फॉर्मेशन है वो मेरी तरफ से कंप्लीट है।